हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूँ प्रिया श्रीवास्तव और स्वागत है आप लोग का रिव्यू ड्रीम्स में। आज हम पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य के बारे में। गुप्त साम्राज्य गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त को माना जाता है। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद काफ़ी लंबी अवधि तक भारत विभिन्न राजवंशों के अधीन रहा। इनमें से अधिकांश राजवंश कमज़ोर थे, कुषाण वंश को छोड़कर। कुषाणों के पतन के बाद से ही वास्तव में गुप्तों का उदय माना जा सकता है। गुप्त लोग कुषाणों के ही सामंत थे। गुप्त काल को भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग, गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है। इस काल में कला और साहित्य के क्षेत्र में अप्रतिम विकास हुआ। गुप्त वंश के प्रमुख शासक के बारे में जानते हैं। पहला है चंद्रगुप्त प्रथम, 319 से 335 ईस्वी। गुप्त वंश का प्रथम महान शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। इसे ही गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम का शासन मगध और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक विस्तृत था। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने राज्यारोहण के समय 319 ईस्वी में गुप्त संवत को प्रारंभ किया। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह करके अपने वंश की प्रतिष्ठा बढ़ाई। इसी विवाह के अवसर पर चंद्रगुप्त प्रथम व कुमार देवी के चित्रों से युक्त स्वर्ण सिक्के, गोल्ड कॉइन जारी किए गए। उसके बाद समुद्रगुप्त 335 से 380 ईस्वी। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त 335 ईस्वी में राज सिंहासन पर बैठा। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था। समुद्रगुप्त के विजय अभियानों के कारण इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। इसे लगभग 100 युद्धों का विजेता माना जाता है। समुद्रगुप्त स्वयं कवि, विद्वान, वीर तथा वीणा बजाने में कुशल था। गरुड़ गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह था। चंद्रगुप्त द्वितीय 380 से 412 ईस्वी। इन चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। अपने पिता समुद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त साम्राज्य का शासक बना। चंद्रगुप्त द्वितीय भी अपने पिता की तरह भारत के महानतम सम्राटों में से एक माना जाता है। वह भी एक महान साम्राज्य निर्माता था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय के पश्चात विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों के अतिरिक्त उत्तर दक्षिण भारत में भी कई राज्यों को पराजित करके बंगाल, मालवा, गुजरात, सिंध, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र व विंध्य के दक्षिण तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। शकों पर अपनी विजय के पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए। दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट महरौली में स्थापित लौह स्तंभ उल्लेखित राजा चंद्र यही चंद्रगुप्त द्वितीय था। इसी के द्वारा यह स्तंभ बनवाया गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन काल उसकी विजयों के कारण नहीं बल्कि कला व साहित्य के क्षेत्र में विशेष उन्नति व प्रगति के कारण माना जाता है। इसके दरबार में विद्वानों की मंडली रहती थी, जिसमें प्रमुख थे कालिदास, धन्वंतरी, प्रसिद्ध चिकित्सक थे ये धन्वंतरी, अमर सिंह आदि। और इनके दरबार में कुल 9 रत्न थे जो नवरत्न कहलाते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता था। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। फाहियान के राज्य की संपन्नता, नैतिकता, धार्मिकता के बारे में विस्तार विवेचन किया है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शासन के दौरान पाटलिपुत्र तथा उज्जैनी विद्या के 2 प्रमुख केंद्र थे। उज्जैनी चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी भी थी। कुमारगुप्त 415 से 454 ईस्वी। चंद्रगुप्त द्वितीय के पश्चात कुमारगुप्त गुप्त साम्राज्य का शासक बना। कुमारगुप्त ने महेंद्र कल्प एवं महेंद्रादित्य की उपाधियां धारण की थी। कुमारगुप्त के शासनकाल में ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, जो काफ़ी लंबे समय तक शिक्षा का प्रमुख केंद्र बन रहा। कुमारगुप्त द्वारा सर्वप्रथम इस प्रकार के सिक्के जारी किए गए थे जिसमें शिव पार्वती को पति पत्नी के रूप में दर्शाया गया था। स्कंदगुप्त 455 से 467 ईस्वी। कुमारगुप्त की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र स्कंदगुप्त साम्राज्य का शासक बना। स्कंदगुप्त ने 100 राजाओं के स्वामी की उपाधि धारण की थी।
इसे गुप्त वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक माना जाता है, क्योंकि स्कंदगुप्त के बाद गुप्त वंश कमजोर होता गया। स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुनों का आक्रमण हुआ था। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण गुप्त वंश के शासक। अगले वीडियो में हम जानेंगे उपगुप्तोत्तर काल के बारे में। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।